जयपुर आए थे, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो आप घर से सिर्फ 200 रुपए लेकर निकले थे, तो शुरुआत कैसे की आपने? वैशाली से खातीपुरा रोड पे शिव ज्वेलर्स हमारा एक शोरूम, छोटा सा शोरूम था हमने, जिस टाइम हम कम से कम 3-4 चेयर लगती थी। आज की डेट में कम से कम हम उसके अंदर 100 से ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है। बड़ा शोरूम हमने कर लिया है। हम ऐसे करते थे, सुबह तो पूरे दिन शोरूम में रहते थे और शाम को शाम को 8 बजे के बाद हर घर में पैम्पलेट बांटने जाते थे। तो हमने ऐसे मार्केटिंग की शुरुआत की है। धीरे धीरे हमने सेलिब्रिटी को बुलाना स्टार्ट किया है, पेपर एड्स देते थे, सोशल मीडिया एक्टिव करते थे। तो इससे काफ़ी हमें अब जाके हमारे शिव ज्वेलर्स का राजस्थानी नहीं, इंडिया ने एक वर्ल्ड में हमारा अच्छा ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए नाम। ज्वेलरी डिजाइनिंग की आपने बात की, आपका ऐसा कोई आर्टिकल जो आपको बहुत पसंद हो या आपको कभी लगा हो कि बनने के बाद इसे तो बेचना ही नहीं चाहिए? तो हमारी जो एक्चुअली जो अदर्स ज्वेलर्स, जैसे जयपुर में काफ़ी ज्वेलर्स है, उनसे हम हटके काम कर रहे हैं। वेस्टर्न का कल्चर तो स्टार्ट में वापस राजस्थान की एक संस्कृति को लोग अपने राजस्थान में आते तो वो ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ को पहनते तो उनको अच्छा लगता है। ट्रेडिशन सबको चाहिए लेकिन हैवीनेस नहीं चाहिए, तो वो मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन आप कैसे मैनेज करते हैं? तो आज के दौर में जैसे ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी का भी बिजनेस देखेंगे तो वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम मार्केटिंग की तरफ भी जाएं तो पहले होता था कि अगर आपको एड्स चलाने हैं या पीआर करनी है, तो जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आपने पैम्पलेट्स भी बांटे और टीवी एक बड़ा साधन होता था, लेकिन आजकल टीवी पे ज़्यादा ऑडियंस टिकी नहीं है क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन्स हैं। पीआर ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो गई है, तो आप अपने ब्रांड के लिए पीआर को कैसे मैनेज करते हैं? तो आपका नाम बनाने के लिए आपको बार बार कहीं पर भी, जैसे किसी का नाम बार बार आएगा ना, जैसे मेरा शिव ज्वेलर्स, तो लोगों के माइंड में एक हो जाता है। जैसे किसी भी कंपनी का नाम बार बार आता है तो उसको एक टाइम नहीं लगता यार कौन सा है, कि हाँ वो वाली कंपनी है शिव ज्वेलर्स। पर बड़ी ज्वेलरी के लिए क्या क्लाइंट को समझाना, उसको पहनाना। अब जैसे आपको ईयरिंग पहना है तो आपकी ईयरिंग की लेंथ कितनी है, गर्दन से कितनी आ रही है, रकड़ी कितनी आ रही है, तो इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी में पॉसिबल नहीं है। कोविड के टाइम पे आपके, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ज्वेलरी लोग ऑनलाइन मंगाना पसंद नहीं करते रादर देन कि वहाँ पे विजिट करके हम ले, तो क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले और आपने उसे कैसे टैकल किया? कोविड के टाइम में लोग क्या घर पे थे, सब कुछ काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम लोगों को ये पता चला कि ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लोग, सोशल मीडिया कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पब्लिक सब घर पे थी फ्री, तो सब मोबाइल चला रहे थे। उनके उस टाइम सोशल मीडिया का एक क्रेज ज़्यादा हुआ कि कौन क्या कर रहा है, जिसने कोई रील बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इससे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन में कपड़ों का चल सकता है, ज्वेलरी में लाइट वेट ज्वेलरी जैसे टॉप्स हुआ, पायल हुआ, वो वाली ऑनलाइन अभी कर सकते हैं। पर जितना ज़्यादा कस्टमर को, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आप शॉप पे जाके विजिट करोगे ना, तो उससे क्या होता है, जैसे कपड़ों का भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी कंपनियां हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या फोटो में अलग बनाते, जैसे ही कपड़ा घर पे आता है तो उसका क्लॉथ से पता चल जाता है। तो सेम ज्वेलरी में अपन को कितना परसेंटेज दे रहा है, मतलब अपने फ़ोन से भी, अगर हाँ फ़ोन से भी ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के अपन चेक कर सकते हैं ज्वेलरी का। नहीं तो आज एक्चुअली क्या हॉलमार्क में एक नकली आता है, लोग कभी 916 लगा के सील लगा के ले देते हैं, एक आप तो वो वाला वैलिड नहीं होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बड़ी वायरल चलती है, जैसे मैंने खुद ने देखा तो मेरे मन में भी ये डाउट आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो प्रमोट करते हैं कि टर्किश ज्वेलरी के नाम से, या फिर इंडियन ज्वेलरी भी हम बोल सकते हैं, जो सेट्स हैं जो कि मार्केट में 15 से 20 लाख के मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि आपको 30 से 40 हज़ार के अंदर ही वो ज्वेलरी मिल जाएगी। तो इतनी सस्ती पॉसिबल है? कई लोग बोल रहे हैं कि 5% में हमें मेकिंग चार्ज पे वहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, कोई बोल रहे 4% में, बोला कोई 3% में। वो होता नहीं, उनके पास क्या डेड स्टॉक होता है, 3 से 4 पीस होते हैं, उससे 3-4 पीस एक बॉक्स में रख लेते हैं। उससे क्लाइंट को ये लगता है कि अरे यार वो वाली XYZ ज्वेलरी हमें तो वहाँ पर तो सस्ती मिल रही है, मतलब क्लाइंट वहाँ गुमराह होकर वहाँ चले जाते हैं, पर लास्ट में वहाँ जाते हैं तो उस रेट में वो मिलती नहीं। साहब ये तो पुरानी है, 3-4 आइटम इसमें से लेनी। इससे क्या क्लाइंट को बुलाने का एक तरीका होता है, जो नई नई ज्वेलरी उसका एक वॉक कराएंगे और सेलिब्रिटी को बुला के। इससे पहले मैंने ईसा मालवीय को भी पहना के, अभी हमने जयपुर कुटियोर शो हुआ था तो उसमें भी कराया था, खानजादी को पहना के भी मैंने कराया था, जो बिग बॉस में आती है उन लोगों को। अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में, तो अगर उसको और ज़्यादा आगे लेके आना है तो कुछ ना कुछ अगर हम करें चेंजेस या फिर क्रांति लाने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस, जैसे कि ये छोटा सा ऑफिस है, अब आप एक छोटा सा आप हल्का सा बना दोगे और कोई भी आपके ब्रॉडकास्ट करने आएगा तो उससे क्या लगेगा यार, मज़ा नहीं आया। एक आप जितना बड़ा करोगे, जितनी रिस्क लोगे बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे, जितना आप बिजनेस खेलोगे,
उतने आगे बढ़ोगे, उतने ज़्यादा रिटर्न, उतने आगे बढ़ोगे। कम पैसे से आपने शुरुआत की, जैसे आपने बोला कि आप राजपूत थे, आपका फैमिली बिजनेस भी ये नहीं था और 200 रुपये लेकर आप घर से निकले थे, तो क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी? आपने अगर ये लगा कि मैं बोलूँ कि सीढ़ियों से ऊपर चलना, तो यहाँ पर कांटे भी हो गए, वो भी हो गए, तो आप तो भी उसको पार करके ऊपर जाओगे, योर सक्सेस। तो जितनी आप परेशानी कोई भी लिए, आप आज की डेट में जैसे आप पत्रिका, तो आप जितने परेशान, मैं कहता हूँ जितना आदमी को दुख देखना चाहिए, जितना आगे जाके दुख देख के जितनी ठोकरें खाएगा ना, उतना आगे बढ़ेगा, मैं तो ये कहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और आज हम आपके साथ आ चुके हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो कि जयपुर के नामी ज्वेलर्स के जो नाम है उनमें शुमार हैं और शिव ज्वेलर्स के नाम से इनका जयपुर में एक बिजनेस है, ज्वेलरी के बिजनेस से ये जुड़े हुए हैं। आज किस पॉडकास्ट में इनसे हम खास बातचीत करेंगे जिसमें जो ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड को लेकर, जहां आजकल जो यंग जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट में बड़ी एक्टिव रहती है और जो भी स्कैम्स होते हैं या मिथ्स होते हैं उसके लेकर भी हम सर से बात करेंगे। हुकुम सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खटक के पॉडकास्ट में। सर, शुरुआत हम पहले करेंगे कि अगर आपके बारे में हम बात करते हैं तो मैंने सुना है कि जब आप जयपुर आए थे, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की तो आप घर से सिर्फ 200 रुपए लेकर निकले थे, तो शुरुआत कैसे की आपने? एक्चुअली मेरी बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी, मेरी मुंबई में गया था, स्टार्ट में मुंबई से मैंने शुरुआत किया था गोल्ड का बिजनेस और वहाँ पर मैं वहाँ से काम सीखना स्टार्ट किया, वहाँ से फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई का काम स्टार्ट किया। फिर मैंने जयपुर में, हम यहाँ की काफ़ी होलसेल जो थोक व्यापार में हम बिजनेस करते थे उनको माल देते थे। फिर मुझे ये लगा कि अब राजस्थान है, राजस्थान में क्यों नहीं हम साउथ में एक साउथ ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, हम राजस्थान में क्यों नहीं एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी को, एक राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपन एक राजस्थानी ज्वेलरी का काम स्टार्ट कर। तो यहाँ पर हमने एक वैशाली से खातीपुरा रोड पे शिव ज्वेलर्स हमारा एक शोरूम, छोटा सा शोरूम था हमने, जिस टाइम हम कम से कम 3-4 चेयर लगती थी। आज की डेट में कम से कम हम उसके अंदर 100 से ज़्यादा गैदरिंग हो सकती, बड़ा शोरूम हमने कर लिया है। और काफ़ी दिक्कतें आई थी, हम जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी, क्योंकि मैं यहाँ पर जयपुर में सबसे पहले तो नया था, यहाँ पर कोई मेरे कॉन्टेक्ट नहीं, मैं ऐसे बेसिकली ऐसे पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और यहाँ पर काफ़ी परेशानी आई थी। तो हमने इसकी मार्केटिंग के लिए हम ऐसे करते थे, सुबह तो पूरे दिन शोरूम में रहते थे और शाम को शाम को 8 बजे के बाद हर घर में पैम्पलेट बांटने जाते थे। तो हमने ऐसे मार्केटिंग की शुरुआत की है। धीरे धीरे हमने सेलिब्रिटी को बुलाना स्टार्ट किया है, पेपर एड्स देते थे, सोशल मीडिया एक्टिव करते थे। तो इससे काफ़ी हमें अब जाके हमारे शिव ज्वेलर्स का राजस्थानी नहीं, इंडिया ने एक वर्ल्ड में हमारा अच्छा ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए नाम है। तो जैसे कि अभी हमने बात की, जब आपने बताया कि होलसेलर के रूप में आपने 2003 में आपने शुरुआत की जी। और उसके बाद 2012 में आप रिटेल में भी आए, तो ये जो ट्रांजिशन था होलसेलर से रिटेल में, तो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग रही और क्या चुनौतियाँ आपको देखने की मिली? होलसेल में एक्चुअली क्या रहता था कि हमने किसी को व्यापारी को, बड़े व्यापारी जैसे होलसेल वाले होते थे, कोई भी ज्वेलर्स XYZ होती थी, तो उनको हम थोक में व्यापार दे देते, उनको क्या एक व्यापारी तक ही सीमित रहते। और एक्चुअली रिटेल में क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं, तो उनसे एक हर नए लोग मिलते हैं हमें, तो उससे एक कांटेक्ट अच्छे भी बनते हैं। उससे मुझे तो एक रिटेल काउंटर बहुत ही अच्छा लगा, होलसेल से बेहतर। होलसेल में एक्चुअली क्या होती है कि 10 पार्टियाँ, तो मेरी सीमित एक पहचान जो होती है 10 पार्टियों तक ही सीमित होती, पर रिटेल में 100 कस्टमर आते, 100 लोगों से हमारी एक अच्छी पहचान बनती, उससे बिजनेस भी ग्रोथ करता है, तो वो मुझे बेटर लगा। उसमें स्टार्ट में दिक्कतें आती है, एक मार्केटिंग, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अपन मार्केट में लेके आते तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, पर हमारा एक्चुअली मोस्टली हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे ज़्यादा काम करते, जैसे कुंदन पे, पोल्की पे, जैसे उसमें बाजूबन में भी हमारे पास काफ़ी नई वैरायटियाँ हैं, पुंसी में भी काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाएगी। आड़ में लाइट वेट में हमारे पास 13 ग्राम से लगाकर हमारे पास 300 ग्राम के आड़े आपको रेडी स्टॉक में 200 से 300 पीस दिखने को मिल जाएगा। हथफुल में काफ़ी डिज़ाइन है। तो हमारी जो एक्चुअली जो अदर्स ज्वेलर्स, जैसे जयपुर में काफ़ी ज्वेलर्स है, उनसे हम हटके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट वेट ज्वेलरी है और जो हम ट्रेडिशनल थीम को जो हम जानते हैं, और ट्रेडिशनल थीम का ही हमारा एक मेन ही फोकस ट्रेडिशनल ज्वेलरी को लेके ही था। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल आज की डेट में इंडिया से काफ़ी लोग बाहर
विदेशों में रहते तो उनको ट्रेडिशनल ज्वेलरी को एक प्रेफर ज़्यादा कर रहे, और आज का हर शादी ब्याह में ट्रेडिशनल ज्वेलरी हर कोई पहनना चाहता है। वेस्टर्न का कल्चर तो स्टार्ट में वापस वेस्टर्न का वापस राजस्थान की एक संस्कृति को लोग अपने राजस्थान में आते तो वो ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ को पहनते तो उनको अच्छा लगता है। तो जैसा आपने बताया कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है, जो राजस्थानी आर्ट या इनकी हम बात करें तो वो ज़्यादा आपके फोकस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर हम कहें आर्टिकल्स रहते हैं। लेकिन शादी ब्याह की हमने बात की, हर कोई शादी में माना कि हैवी ज्वेलरी और पूरी ज्वेलरी पहनना पसंद करता है, लेकिन कस्टमर्स मार्केट में ऐसे भी होते हैं जो डेली वेयर के लिए भी ज्वेलरीज खरीदते हैं, या फिर आजकल जो यंग जनरेशन अगर मैं कहूँ फीमेल, तो उनको ज़्यादा हैवी आर्टिकल्स पहनना पसंद नहीं है। ट्रेडिशन सबको चाहिए लेकिन हैवीनेस नहीं चाहिए, तो वो मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन आप कैसे मैनेज उसके लिए हमने, जैसे आपने मुझे राइट बताया कि अभी का यूथ है जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी कम पहनता है, वेस्टर्न टाइप, उनके लिए भी हमने मोजोनाइट पोल्की में कास्टिंग आइटम लाइट वेट्स में हमारे पास अवेलेबल अभी हमारे पास वो भी हमने स्टार्ट कर लिया। लाइट वेट में काफ़ी रिंग्स, टॉप्स, हल्के गले के सेट वगैरह वो भी हमारे पास है। और ट्रेडिशनल ज्वेलरी मोस्ट हम क्या है वेडिंग ज्वेलरी का काम करते हैं। किसी की जैसे आपकी शादी हो रही है तो उसकी वेडिंग थीम के अकॉर्डिंग, जिसके फेस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, उस अकॉर्डिंग उसकी ड्रेस कौन सी कॉन्सेप्ट पे अच्छा कलर मैच कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ से कोई ब्राइडल ज्वेलरी बनती है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या उसका आउटफिट है, या फेस सिमेट्रीज जो होती है वो भी उसमें हाँ वो भी होता है, वो भी इंक्लूडेड हाँ इंक्लूडिंग होता है। उनकी डिजाइनिंग, जैसे हम सबसे पहले हम एक खाली ढांचा बनाते, फिर कस्टमर को हम बताते हैं कि इस टाइप का हमने ये बना है, फिर कस्टमर को बोले कि इसके अंदर कौन सा कलर लगाना है, कौन सी आपकी ड्रेस है, उसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सा है कि हाँ आप 5 टाइप की आपके पास ड्रेस के, उसके हर एक के ड्रेस के ऊपर ये ज्वेलरी जा सकती है। फिर उसको एक बार ट्रायल कराते हैं कि हाँ कस्टमर हुआ कि हाँ हम सर्टिफाइड है, फिर जाके हम उसको पूरी प्रिपेयर होने के बाद, रेडी होने के बाद क्लाइंट को हम बताते, क्लाइंट ने बोला हाँ ओके डन है, फिर हम उनको ये ज्वेलरी देते हैं। तो आजकल यंग जनरेशन में किस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जा रही है, कौन सा ट्रेंड में है? एक्चुअली क्या जिसमें नॉर्मली जो चलते हैं टॉप्स, रिंग्स वगैरह, ये तो एक कॉमन है। और मोस्टली जो हमारे पास तो एक्चुअली मेन ही हमारा काम ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी का है। तो इसमें जैसे बाजूबंद में है तो बाजूबंद में कुंदन वाली काफ़ी चल रहे हैं, उसके अंदर एक जिगजैग वाले आते हैं, एक इसमें एक सिताई वाला वर्क वाले बाजूबंद काफ़ी चल रहे हैं। जैसे आर्ट में आजकल पूरी कुंदन की आर्ट काफ़ी चल रही है, पुंसी में भी पूरी कुंदन की चल रही है, बंगड़ी में भी प्लेन की एक एंटिक वाली पुंसियाँ भी काफ़ी चल रही है। तो अभी प्रेफर लोग मतलब ट्रेडिशनल ज्वेलरी को ज़्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि जो राजपूतों में हर जितने भी घरानों में शादी होती तो वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो बेस पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी उनके ऊपर मैच खाएगी, अदर कुछ भी दूसरी प्लेन वाली ज्वेलरी उनके ऊपर मैच खाती नहीं। बिल्कुल। तो आज के दौर में जैसे ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी का भी बिजनेस देखेंगे तो वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम मार्केटिंग की तरफ भी जाएं तो पहले होता था कि अगर आपको एड्स चलाने हैं या पीआर करनी है तो जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आपने पैम्पलेट्स भी बांटे और टीवी एक बड़ा साधन होता था, लेकिन आजकल टीवी पे ज़्यादा ऑडियंस टिकी नहीं है क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन्स हैं। पीआर ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो गई है। तो आप अपने ब्रांड के लिए पीआर को कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली हम इसके पीआर के लिए हम सोशल मीडिया की हमारे पास एक टीम लगी, पर एक्चुअली सोशल मीडिया एक, मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया एक ब्रांड बनाता है। आपका नाम जैसे कोई भी, आपका जैसे सुशीला जी, सोनी जी आपका नाम है, तो आपका नाम बनाने के लिए आपको बार बार कहीं पर भी, जैसे किसी का नाम बार बार आएगा ना, जैसे मेरा शिव ज्वेलर्स, शिव ज्वेलर्स, शिव ज्वेलर्स, तो लोगों के माइंड में एक हो जाता है। जैसे किसी भी कंपनी का नाम बार बार आता है तो उसको एक टाइम नहीं लगता यार कौन सा है कि हाँ वो वाली कंपनी है, शिव ज्वेलर्स, हमारा कोई भी ऐड है कि शिव ज्वेलर्स। तो सोशल मीडिया का एक जरिया है। एक्चुअली जो बिजनेस होता है माउथ पब्लिसिटी से ही ज़्यादा बिजनेस होता है। गोल्ड का बिजनेस, जैसे आपका गहना बना है, आपका गहना अच्छा हुआ तो आपने आपके कजिन में और कोई रिलेशन में उनको बोला कि हाँ मेरा गहना बहुत अच्छा बना, तो उससे क्लाइंट आता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो है कि हाँ क्लाइंट को ये बता सकता है कि वहाँ पर पहले लोगों को पता नहीं था कि भाई अभी जैसे जयपुर में कोई नया लोग आए कि सोशल मीडिया ट्रेडिशनल ज्वेलरी कहाँ मिलती है, चांदी की जूतियाँ कहाँ मिलती है, चांदी के स्लीपर कहाँ मिलते हैं, तो हमने सोशल मीडिया पर हम डालते कहाँ कि शिव ज्वेलर्स में मिलेगा, तो उससे सोचने की जरूरत, पर वहाँ पर क्लाइंट पहुँच जाता है, फिर उसको पसंद आती है तो वो अपना ऑटोमेटिक लेके जाता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए मतलब कहीं ना कहीं हेल्प। हाँ, सोशल मीडिया आज की डेट में मैं कहता हूँ 100% सोशल मीडिया होना
होना बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया के आने वाला टाइम, मैं तो ये कहता हूँ जो इलेक्शन भी हो गए ना, मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ही हो जाएगा कि लोग घर पे आपको दे देंगे, हाँ किससे करना है मार्केट, वही हो जाएगा। वो हो भी रहा है आजकल। हाँ, बहुत हद तक लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, करने लगे। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन अगर ज्वेलरी आप ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह का होता है आपका? नहीं, हम एक्चुअली अभी क्या कि गोल्ड का हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्चुअली क्या क्लाइंट को सामने देखने के बाद या फिर फोटो, जैसे क्लॉथ में तो चल जाता है, वो रिलायबिलिटी नहीं है। गोल्ड में अभी ऑनलाइन का इतना नहीं चल रहा। हाँ छोटी मोटी जैसे रिंग्स, टॉप्स वगैरह वो ऑनलाइन कर सकते हैं, पर बड़ी ज्वेलरी के लिए क्या क्लाइंट को समझाना, उसको पहनाना। अब जैसे आपको ईयरिंग पहना है तो आपकी ईयरिंग की लेंथ कितनी है, गर्दन से कितनी आ रही है, रखड़ी कितनी आ रही है, तो इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी में पॉसिबल नहीं है। सो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ज्वेलरी होती है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि देख के ही वो देख के। तो जैसा आपने बताया कि राजपूती ज्वेलरी में आपका जो ट्रेडिशनल है हमारा राजस्थान को, उसमें आपका ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आपने ये भी बताया कि आपका बिजनेस दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी है, फिर भी आपने राजपूती ट्रेडिशन में ही क्यों स्पेशलाइजेशन चुना? एक्चुअली क्या है, मेरे को स्टार्ट से मैं एक राजपूती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को एक्चुअली ट्रेडिशनल जो बचपन से मेरे को गोल्ड का एक शौक था कि मुझे गोल्ड का ही बिजनेस करना है। तो मुझे स्टार्ट से ही मतलब मेरी जैसे मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो मुझे कैसे डिज़ाइन होती है, मैं मतलब कैसे किस टाइप का क्या बनता है, तो मैं हर शॉप पे जाके देखता था, ज्वेलरी की शॉप पे कैसे कौन क्या करता है। फिर मेरी रुचि स्टार्ट से जहाँ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग मुंबई से फिर मैंने स्टार्ट करके मेरे को ये, और इसका मैं शिव ज्वेलर साहब पूरे राजस्थान में ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बोले कितने भी बड़े शोरूम हो गए, पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी में हमारे मुकाबले अभी तक कोई नहीं है। बिल्कुल सर, हमने देखा कि कोविड के बाद से 2020 में कोविड आया, उसके बाद लॉकडाउन काफ़ी टाइम के लिए देखने को मिला, और ऑनलाइन का जो हम कहें दबदबा है या फिर सोशल मीडिया का है, वो कोविड के बाद ही हमें देखने को मिला। उसके बाद ही ज़्यादा पीआर वगैरह जो है सोशल मीडिया पे आई। तो कोविड के टाइम पे आपके, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ज्वेलरी लोग ऑनलाइन मंगाना पसंद नहीं करते रादर देन कि वहां पे विजिट करके हम ले, तो क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले और आपने उसे कैसे टैकल किया? कोविड के टाइम में लोग क्या घर पे थे, सब कुछ काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम लोगों को ये पता चला कि ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लोग, सोशल मीडिया कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पब्लिक सब घर पे थी फ्री, तो सब मोबाइल चला रहे थे। उनके उस टाइम सोशल मीडिया का एक क्रेज ज़्यादा हुआ कि कौन क्या कर रहा है, जिसने कोई रील बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इससे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको कोविड के टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन था? नहीं, हमारे को कोई क्योंकि उस टाइम तो सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, कि उस टाइम पूरा मार्केट बंद था तो काम तो बंद ही था। पर उसके बाद में जैसे ही मार्केट खुला तो उसमें काफ़ी हमारा एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला। बिल्कुल। ऑनलाइन ज्वेलरी की हमने बात की कि सेलिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन लोग विजिट नहीं करना चाहते, लेकिन उसको कम्पीट आप कैसे कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेंड के जो एक्चुअली ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन में कपड़ों का चल सकता है, ज्वेलरी में लाइट वेट ज्वेलरी जैसे टॉप्स हुआ, पायल हुआ, वो वाली ऑनलाइन अभी कर सकते हैं। पर जितना ज़्यादा कस्टमर को, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आप शॉप पे जाके विजिट करोगे ना, तो उससे क्या होता है, जैसे कपड़ों का भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी कंपनियां हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या फोटो में अलग बनाते, जैसे ही कपड़ा घर पे आता है तो उसका क्लॉथ से पता चल जाता है। तो सेम ज्वेलरी में अपन को कितना परसेंटेज दे रहा है, आगे का 9 to 5 आपने कंपनी के थ्रू में ऑनलाइन मंगा लिया और 9 to 5 लिखा रहता है, तो हो सकता है वो 60% करके दे रहा हो। तो ऑनलाइन अभी तक तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक इतना और मैं तो ये प्रेफर करता हूँ ज्वेलरी मार्केट में ऑनलाइन में खरीदना ही नहीं चाहिए, आपको शॉप पे जाना चाहिए, और प्लस हॉलमार्क वाली ज्वेलरी, HOID वाली ज्वेलरी आपको खरीदनी चाहिए। एक सवाल और मेरा रहेगा कि हॉलमार्किंग को लेके भी कस्टमर्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और कई बार समस्याएं या फेक प्रोडक्ट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एक्चुअली ये काफ़ी समस्या हमारे क्लाइंट भी आते हैं कि साहब हमें वो वाला ज्वेलर्स XY ज्वेलर्स हमें सस्ता दे रहा है, मेकिंग चार्ज उसकी कम है। हम उन क्लाइंट को यही समझाते हैं कि आप हमेशा हॉलमार्क की ज्वेलरी लो, HOID लिखा रहता है, आप गूगल पे जाके या फिर आपके पास किसी के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, किसी का प्ले स्टोर पे जाके आप एक हॉलमार्क का BS वाली एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर HOID एक नंबर आता है, उसके अंदर आप डाल दो तो टोटली डिटेल आपको मिल जाएगी। मतलब अपने फोन से भी अगर आप फोन से भी ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के अपन चेक कर सकते हैं ज्वेलरी का। नहीं तो आज एक्चुअली क्या हॉलमार्क में एक नकली आता है, लोग कभी 916 लगा के सील लगा के ले देते हैं, एक आप तो वो वाला वैलिड नहीं होता है।
HOID बना हुआ हो वो वाला आप लो। और ऐसे आज की टाइम में टेस्टिंग लैब काफ़ी है, 20 रुपीज़ लगते हैं, आप कहीं पर भी जाके चेक करा सकते हैं। तो आपके आउटलेट में भी ये टेस्टिंग लैब्स या नहीं, टेस्टिंग हम नहीं करते, हम गवर्नमेंट लैब में जाके, जैसे आपने कोई भी ज्वेलरी लेके आया, आपने बोला कि आपकी ज्वेलरी हमारे हॉलमार्क है, उसके ऊपर अगर हॉलमार्क लिखा होता तो हम चेक कर लेते, नहीं होता तो हम टेस्टिंग कराने के लिए लैब में भेज देते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि 70% है, 80% है, 90% है, उससे पता चल जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बड़ी वायरल चलती है, जैसे मैंने खुद ने देखा तो मेरे मन में भी ये डाउट आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो प्रमोट करते हैं कि टर्किश ज्वेलरी के नाम से, या फिर इंडियन ज्वेलरी भी हम बोल सकते हैं, जो सेट्स हैं जो कि मार्केट में 15 से 20 लाख के मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि आपको 30 से 40 हज़ार के अंदर ही वो ज्वेलरी मिल जाएगी। तो इतनी सस्ती पॉसिबल है? इतनी सस्ती होती नहीं एक्चुअली। आज की डेट में आपको पता है कि 10 ग्राम का रेट आज की डेट में कितना है, 1,28,000 का है रेट है, उसके ऊपर मेकिंग चार्ज लगती है। तो कैलकुलेशन मिला के एक 10 ग्राम का सेट ही आप नॉर्मली आप लेके चलो तो 1,30,000 का अपन को एक घर में पड़ता है। तो वो 30,000 की कैसी दे, वो पॉलिश वाली होती है, उसके ऊपर वर्क होता है, वो वाली बेसिकली गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड रहती है। और गोल्ड की एक्चुअली हॉलमार्क की तो 30,000 में 10 ग्राम की मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। सो अभी तक जैसे आप, और कुछ ज्वेलर्स इसमें ये भी होता है कि अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने क्लाइंट कस्टमर को बुलाने के लिए, गुमराह करने के लिए लोग ये भी कर सकते हैं कि हमने मेकिंग चार्ज 5% कर लिया, 4% कर लिया। काफ़ी मैं सुनने में आ रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि 5% में हमें मेकिंग चार्ज पे वहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, कोई बोल रहे 4% में, बोला कोई 3% में। वो होता नहीं, उनके पास क्या डेड स्टॉक होता है, 3 से 4 पीस होते हैं, उससे 3-4 पीस एक बॉक्स में रख लेते हैं। उससे क्लाइंट को ये लगता है कि अरे यार वो वाली XYZ ज्वेलरी हमें तो वहाँ पर तो सस्ती मिल रही है, मतलब क्लाइंट वहाँ गुमराह होकर वहाँ चले जाते हैं, पर लास्ट में वहाँ जाते हैं तो उस रेट में वो मिलती नहीं। साहब ये तो पुरानी है, 3-4 आइटम इसमें से लेनी। इससे क्या क्लाइंट को बुलाने का एक तरीका होता है। क्योंकि ये रील्स में क्या होता है कि वो सीधा क्लियरिफाई भी नहीं करते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड है या क्या है, वो सीधा उसको गोल्ड की तरह ही प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों में बन जाता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि गोल्ड प्लेटेड होती है या फिर वो कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स ही होते हैं, वो पर्टिकुलर आर्टिकल होते हैं, जैसे कुछ जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर हो, उसके ऊपर पॉलिश करा के सिल्वर के सेट वगैरह वो होते हैं, तो वो दे सकते हैं, पर गोल्ड का इम्पॉसिबल है। बहुत सारे इवेंट्स आप करवाते हैं अपनी ज्वेलरी को लेके, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं और कई सारी मॉडल्स जो हैं वो देखने को मिलती है। तो ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हम अपनी PR मजबूत कर सकते हैं? ये वाला आइडिया मुझे एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो अपन को सेल्फ डिसीजन लेना, जैसे आपका फील्ड है तो आपको सेल्फ डिसीजन लोगे तो ही आप सक्सेसफुल है। तो मुझे स्टार्ट में लगा कि एक मार्केटिंग में आप अपनी ज्वेलरी को जितनी ज़्यादा प्रमोट करोगे उतना आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए हमने बोला कि सबसे पहले हमने मलाइका को बुलाया था, उसके बाद में हमने शिल्पा शेट्टी को भी बुलाया, मुक्ता गौड़ को भी बुलाया है, फिर उसके बाद में हमने माधुरी दीक्षित को भी बुलाया हुआ है, उससे पहले महिमा चौधरी, तुषार कपूर, जितेंद्र, काफ़ी सेलिब्रिटी को हमने बुलाया है। उनको हमारी ज्वेलरी पहनाई भी है और उनको राजस्थान की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी काफ़ी अच्छी भी लगी है। तो ये जो इतने सारे इवेंट्स आपने कराए, बॉलीवुड स्टार्स आए, कोई यादगार स्टोरी, अगर कोई किस्सा आप सुनाना चाहें जो कि बहुत लाइक मेमोरेबल हो, मुझे एक्चुअली मैंने स्टार्ट में जैसे मलाइका के साथ जो शो किया था, मेरा फर्स्ट शो था, मतलब किसी सेलिब्रिटी को, तो उस टाइम मैंने पहला शो किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था पूरे जयपुर में। मतलब पहली बार मलाइका को फर्स्ट बार मैंने ही बुलाया था, तो उस टाइम बोले कि मलाइका आ रही है, मलाइका आ रही है। आज से 5-7 साल पहले मलाइका कभी जयपुर में उस टाइम नहीं आई हुई थी, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जैसे शिल्पा शेट्टी बोले तो और मुझे एक अच्छा लगा कि यार इस टाइप मार्केटिंग करने से काफ़ी रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो उसके बाद में काफ़ी, और अभी जल्दी हम एक बड़ा और शो करने वाले जयपुर में सेलिब्रिटी के लिए। हम ज्वेलरी की जितनी हमारी जो नई ज्वेलरी उसका एक वॉक कराएंगे और सेलिब्रिटी को बुला के। इससे पहले मैंने ईसा मालवीय को भी पहना के, अभी हमने जयपुर कुटियोर शो हुआ था तो उसमें भी कराया था। खानजादी को पहना के भी मैंने कराया था, जो बिग बॉस में आती है उन लोगों को। कितने लाइक क्या अंतराल रहता है या कितने टाइम में आपके इवेंट्स ये जो हैं? साल में हम 1-2 इवेंट तो हम करते ही हैं। और ये जो बॉलीवुड लाइक सेलिब्रिटीज़ को आपने बुलवाया और अपनी ये ज्वेलरीज उन्हें गिफ्ट की होंगी या जो भी कोलैबोरेशन? तो हम एक्चुअली नहीं करते हैं, उनको वो पेबल रहता है, उन लोगों को हम पहनाते हैं, उनको कुछ अच्छी लगती तो वो हम उनसे खरीद के भी लेके जाते हैं। कैसा रिस्पांस रहा फिर उनका? नहीं, उससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला हमें। लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्या रिस्पांस रहा? क्या बॉलीवुड सेट उनको, मतलब एक ज्वेलरी पहन के, जैसे मैंने काफी लोगों को ज्वेलरी हमारी पहनी तो उससे मतलब
क्लाइंट भी जुड़ते हैं और उन लोगों को भी एक राजस्थान की ज्वेलरी पहनने का उनको भी एक क्रेज लगता है। मतलब राजस्थान ऐसे तो वेस्टर्न में तो काफ़ी सेलिब्रिटी पहनती है, पर जो राजस्थान की थीम पहन के आते हैं, ओरिजिनल जो थीम पहने ही ना, तो उनको बहुत प्यारा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं यार, राजस्थानी थीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हाँ उनको अच्छा लगता है। सर जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो जैसा कि आपने अभी कहा भी कि जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं वो इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो अक्सर जब इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम हमारे पेरेंट्स से करें, दादा दादी से करें, तो वो कहते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड है। जी। लेकिन आप क्या प्रेफर करते हैं? क्योंकि आजकल डायमंड भी ऑप्शन है, डायमंड या गोल्ड, दोनों में से क्या इन्वेस्ट करना? मेरे हिसाब से आप डायमंड से बेस्ट आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पुराने लोग बोलते हैं ना, घर में धन होना चाहिए। धन मतलब पहले पुराने लोग काफी बोलते हैं कि घर में, जिसके घर में सोना है मतलब वो अच्छा है। पुराने जितने महाराजा, उनके पास पहले जमीनें तो होती थी, पर पहले क्या होता था, उनके पास मोहरे होते थे, सोने की मोहरे होती थी, वही धन होता था। किसी को खरीदना होता तो मोहरे, अभी भी वही है। आप कभी भी जमीन लोगे तो जमीन वगैरह लोगे, आज आपने जैसे 10 लाख का प्लॉट ले लिया, आपने 10 लाख का सोना ले लिया, तो 10 लाख का आप प्लॉट लेते हो, आज आपके अर्जेंट घर में काम कुछ पड़ गया है, तो आपको उसको बेचने के लिए 10 लाख नहीं, उससे पैसा कम टूटेगा और हैंड टू हैंड बिकेगा भी नहीं। और गोल्ड चीज ऐसी है कि आधी रात को भी आप कहीं पर भी बेच सकते हो। और आप पिछले साल गोल्ड का रेट था 92 रेट था, और आज कितना हुआ रेट? उससे पहले 75 था। मतलब एक साल में 50% गोल्ड की रेट। तो अगर रिटर्न की बात करें तो गोल्ड मैं तो ये कहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आने वाले टाइम में गोल्ड का रेट मतलब 1,40,40,00,000 होगा, और चांदी का कम से कम 2.5 लाख चांदी होगी। क्योंकि आजकल चांदी की काफ़ी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल वगैरह काफ़ी, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो जगह होती है ना, वो तो वहाँ से कम खपत हो रही है, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल मार्केट में एक और नया कॉन्सेप्ट आया है कि डिजिटल गोल्ड, लोग डिजिटल गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। डिजिटल गोल्ड वगैरह वो तो एक एमसेक सट्टा बाजारी है। आपने जैसे किसी भी साइट से आपने बोला कि मैंने इतने गोल्ड खरीद लिया, वो आप सिक्योर नहीं है, किस टाइम कंपनी उठ जाए। मैं तो कहता हूँ आप तो प्रैक्टिकली गोल्ड लेके अपने घर पे फिजिकल गोल्ड लो, अपने पास रखो, मैं उसको प्रेफर मानता हूँ। डिजिटल गोल्ड एक तरह से, डिजिटल गोल्ड जो एमसेक सट्टा बाजारी, हम उसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप फिजिकली गोल्ड लो, फिजिकली सिल्वर लो, आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और गोल्ड आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छा जाएगा रेट में। सर अगर बात करें तो जयपुर को ज्वेलरी हब एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जयपुर की चांदी बड़ी फेमस है। चांदी के लिए, सिल्वर के लिए भी जयपुर काफी जाना जाता है। जयपुर चांदी के लिए अच्छा है। यहाँ के चिताई के बर्तन है वो हम भी बनाते हैं। हमारे पास इसमें चांदी में आपको जूतियाँ भी मिल जाएगी, चांदी के हमारे पास पर्स भी मिल जाएंगे। चांदी में काफ़ी वैरायटी, चांदी पे आपको गोगल्स भी है मेरे पास, वॉच भी मिल जाएगी। चांदी में एंटिक टाइप की पायलें भी है, इसमें बिछिया वगैरह काफ़ी हमारे पास मिल जाएगी। तो अगर हम ये ज्वेलरी की बात करें, जो लोकल जो कारीगर होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितनी भूमिका है उनकी जयपुर को ज्वेलरी हब बनाने में? ज्वेलरी हब बनाने में मतलब जयपुर आज की डेट में ऑल वर्ल्ड में कुंदन और सिल्वर के लिए ऑल वर्ल्ड में आज की डेट में जयपुर का अच्छा नाम है। जयपुर आज की डेट में टॉप लिस्ट पे आता है, और यहाँ काफ़ी जैसे टूरिज्म वाले आते हैं लोग, आसपास के जितने, जैसे जयपुर है तो यहाँ जयपुर में दिल्ली, इधर हरियाणा, एमपी, मुंबई, सब लोग जयपुर की ज्वेलरी को, एक कुंदन की ज्वेलरी को खरीदने के लिए आते हैं। सर जैसे कुंदन, पोल्की एंड ये गोल्ड में काम होता है, तो इनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि प्लेन, जैसे क्लाइंट है तो उसमें प्लेन आइटम होती है, उसका अलग हमने डिपार्टमेंट बनाया है। पोल्की का अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कुंदन का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसका अलग अलग होता है। अब क्लाइंट, किसी ने क्लाइंट को बोला कि मुझे प्लेन नगीना स्टोन में ज्वेलरी चाहिए, तो उसकी स्टोन वाली ज्वेलरी बताते हैं। पोल्की की मोजोनाइट की, तो वो अलग अलग हम वेरायटी बना के बता देते हैं उनको। अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में, तो अगर उसको और ज़्यादा आगे लेके आना है तो कुछ ना कुछ अगर हम करें चेंजेस या फिर क्रांति लाने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस, जैसे कि ये छोटा सा ऑफिस है, अब आप एक छोटा सा, आप हल्का सा बना दोगे और कोई भी आपके ब्रॉडकास्ट करने आएगा तो उससे क्या लगेगा यार, मज़ा नहीं आया। एक आप जितना बड़ा करोगे, जितनी रिस्क लोगे बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे, जितना आप बिजनेस खेलोगे, उतने आगे बढ़ोगे, उतने आगे बढ़ोगे।
मतलब हिम्मत करनी पड़ती है बिजनेस में। कुछ भी, जैसे आपको ये लगा कि यार महीने की मैं 15,000 की मेरे को सैलरी मिल रही है, तो आप 15,000 तक ही आपकी थॉट रहेगी कि यार मेरे को 15,000 मिलेगी, तो नहीं, आपको ये लगना चाहिए कि मैं 15 नहीं, मैं महीने के 15 लाख भी कमा सकती हूँ, तब जाके आप कमा सकते हो। आपके मन में अंदर रहेगा नहीं 15 और मैं 20 और 30,000 तक मैं कर सकती हूँ, तो फिर आपकी सोच वहाँ तक ही रहेगी। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। आपको लगा कि मैं इसी आज फील्ड में हूँ तो मुझे कुछ करना है, तो मैं भी ये कर सकती हूँ, तो सब पॉसिबल है। आज की डेट में आप कौन नहीं कर सकता है, सब पॉसिबल है। रिस्क लेने की बात आपने की, चेंजेस लेने की बात की, तो शिव ज्वेलर्स के क्या प्लान है आगे के लिए, कि क्या नए प्लान्स आपके, क्या विजन्स हैं, क्या होना चाहिए? आगे के हमारा प्लान है कि एक जयपुर में अभी हमारा शोरूम बड़ा है, हम जयपुर नहीं पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा एक शोरूम करने का एक मेरा टास्क है, वो मैं करना चाहूँगा। और ज्वेलरी डिजाइनिंग में क्या चेंजेस आएंगे? ज्वेलरी डिजाइन में हमने अभी चेंजेस कर लिए हैं। 2026 में हम लाइट वेट ज्वेलरी लेके आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ जो लाइट वेट, जैसे पहले आर्ट हम 50 ग्राम में बनाते हैं, तो उसी लाइट वेट ज्वेलरी को हम 15 ग्राम, 20 ग्राम, 16 ग्राम में लेके आ गए। जैसे बाजूबंद है तो हम जैसे जो 50 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम मिलते हैं, उन्हीं को हम 15 ग्राम में बाजूबंद के सिंगल पीस लेके आ गए। और पुंसी है तो वो 5 ग्राम में लेके आ गए। तो लाइट वेट भी लग रही। कस्टमर सबके बजट अकॉर्डिंग कस्टमर आते हैं। किसी का बजट जैसे 10 लाख का है, किसी का 50 लाख का है, तो उसके कस्टमर अकॉर्डिंग हम अलग अलग ज्वेलरी बनाते हैं। हम ऐसा नहीं पर्टिकुलरली कि मेरे पास 50 लाख की 1 करोड़ की ज्वेलरी है तो मैं क्लाइंट को 1 करोड़ की ज्वेलरी बताऊं। आपका बजट है 20 लाख का, तो 20 लाख के अंदर ही हम उसका ज्वेलरी का सेटअप पूरा बना के वेडिंग ज्वेलरी का देते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग की आपने बात की, आपका ऐसा कोई आर्टिकल जो आपको बहुत पसंद हो, या आपको कभी लगा हो कि बनने के बाद इसे तो बेचना ही नहीं चाहिए, तो बेचने लायक ऐसा तो नहीं होता है बिजनेस में। हम तो यही कहते हैं कि हम हर आर्टिकल अच्छा बनाएं, और जितना ज़्यादा उसकी खपत होगी उतना हमें अच्छा लगता है। हम ये नहीं सोचते कि ये आर्टिकल है इसको रखते, हम तो यही सोचते हैं कि सुबह उठते भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा आर्टिकल जो अच्छा से अच्छा बनाए और वो बिकता रहे, उसका रोटेट बनता रहे। फिर भी आपका कोई फेवरेट आर्टिकल रहा होगा अभी भी कि ये बहुत ज़्यादा हमारा बेस्ट सेलिंग है, या आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है? नहीं, ऐसे तो सब अच्छा लगता है। वो तो हम तो क्या लेडीज़ का ज़्यादा करते, तो हम जेंट्स का कम बनाते, लेडीज़ का एक प्रेफर करते हैं। तो ये हो सकता है कि हमारे घर में जैसे बहन बैठी है तो उनको पहनाने के लिए हम बताते हैं ये वाली ज्वेलरी पहनो, यहाँ शूट कराओ, वो बहुत अच्छा लगता है, इस टाइप की पहनो, उनको हम सजेशन कर सकते हैं। सर बिजनेसमैन जो हम देखते हैं, जो ज्वेलरी बिजनेस में आते हैं, वो एक टाइम के बाद सोशल वर्क में भी आते हैं, समाज सेवा में भी। ऐसे कुछ प्लान्स आपके हैं या आप अभी एक्टिव हैं? नहीं, एक्चुअली मैं समाज से तो करता हूँ। मेरे समाज में मैं डोनेशन भी देता हूँ। जैसे कोई गरीब, कोई सर्व समाज की जैसे महिला है, उसमें देखता हूँ कि हाँ इन गरीब स्थिति की है, किसी की जैसे फादर नहीं होते, मदर नहीं होती, तो उनकी शादियाँ भी मैं करवाता हूँ। वो मुझे एक अच्छा लगता है। सोशल वर्क में भी एक्टिव हाँ, सोशल वर्क मैं करता हूँ। मेरे समाज में भी कोई ऐसी जिनके कोई फादर नहीं, मदर नहीं है, जिनकी कोई पढ़ाई का खर्चा नहीं देना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। वो तो एक करना ही चाहिए, एक दान है, पुण्य का काम है। अभी तक आपने इतने सारे ज्वेलरी इवेंट्स कराए, शो कराए, सबसे यादगार कौन सा इवेंट आपके लिए रहा? मेरे को शिल्पा शेट्टी का सबसे बड़ा अच्छा इवेंट लगा और मुझे बहुत मजा आया उसमें। कुछ उसमें अगर कुछ शेयर करने लायक किस्सा हो जो आप बताना चाहें? ऐसा तो कुछ नहीं था, पर मुझे अच्छा लगा। मतलब वो मैरियट होटल में हमने किया था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। चलिए सर, एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे। कुछ क्वेश्चंस का हमारे पास आपके लिए रैपिड फायर है। रैपिड फायर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बिना सोचे समझे कुछ सेकंड्स में उसका जवाब देना है। ठीक है, बताओ। पहला सवाल है कि वही सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी खुद की बनाई सबसे फेवरेट ज्वेलरी पीस? हमारी सबसे फेवरेट चीज जैसे बाजूबंद हो गया, पुंसी, बंगड़ी, हथफुल, सिसफुल, आर्ट, ये हमारी एक फेवरेट है। गोल्ड या डायमंड या पोल्की, एक चूज करना है आपको। कुंदन ज्वेलरी। ठीक है। जयपुर की सबसे बेस्ट स्वीट डिश आप कौन सी पसंद करते हैं? हम सबसे बेस्ट डिश हमें तो दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। बिजनेस में आपने रिस्क की बात की, आपका अब तक का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा रहा, जिसको सोचकर आप आज भी शायद आपके पसीने छूट जाते हैं कि वो रिस्क बहुत बड़ा था लेकिन हमने लिया? मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं गांव से निकला हूँ, 200 रुपये लेके गया, मैंने सबसे बड़ा गोल्ड का रिस्क खेला। वही रिस्क आपके लिए सबसे बड़ा था। अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो क्या करेंगे? अनलिमिटेड गोल्ड बनाएंगे या इनविंसिबल हो जाएंगे? मुझे अगर कोई मतलब पावर मिले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनें बनाऊँ, क्लाइंट के साथ शेयर करूं, वो होता है। फेवरेट बॉलीवुड स्टार जिसे आप फ्री में भी ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहें?
ईशा मालवीय। ईशा मालवीय। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? चाय पीते हैं या गोल्ड रेट चेक करते हैं? मैं सुबह उठते ही एमसेक्स देखता हूँ कि आज का गोल्ड का क्या मार्केट है, कौन सा क्या है, फिर मैं जिम वाला जाता ऑप्शन। हूँ। जी। ट्रेडिशनल ज्वेलरी या फिर मॉडर्न मिनिमल? मैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी को करता हूँ। अब तक की सबसे महंगी ज्वेलरी जो आपने बेची हो? मैंने कुंदन ज्वेलरी की बेची है, 2.5 करोड़ में बेची हुई। ओके। स्ट्रेस दूर करने का आपका सीक्रेट कि क्योंकि बिजनेस है तो स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हैं? क्लब जाता हूँ, गाने सुन लेता हूँ। ओके। अगर ज्वेलरी बिजनेस अगर आप नहीं करते तो आप दूसरा प्रोफेशन आपके लिए क्या चूज करते, क्या होते? मैं अगर ज्वेलरी में नहीं जाता तो मैं आज की डेट में पुलिस में मैं CI डिप्टी होता। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा जैसे आपने सिलेक्शन भी बोला हो गया था। आपका। ओके। आपका लकी कलर, जो अगर कोई डील होती होगी बहुत इंपॉर्टेंट तो वो लकी कलर आप प्रेफर करते होंगे? येलो कलर, वाइट कलर है। तो आप वास्तुशास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। मेरे मदर और फादर को ही मानता हूँ मैं। बिल्कुल। चाय, कॉफी या फिर राजस्थानी छाछ? साथ पीते हैं। जयपुर में जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई स्टार या राजनेता? मेरा फ्रेंड, दोस्त है। नाम लेना चाहेंगे आप उनका? नाम तो मैं अभी यहाँ नहीं ले सकता हूँ। ओके। अगले साल गोल्ड प्राइसेस क्या रहेंगे अगर आप अपने साइड से कोई प्रेडिक्शन करना चाहें? अगले साल गोल्ड की प्राइस 1 करोड़ 40 लाख की रहेगी और चांदी का 2.5 लाख का रेट रहेगा। ओके। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसकी ज्वेलरी स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो, जिनसे आपने इवेंट करवाए हो? ईशा मालवीय की, शिल्पा शेट्टी की बहुत अच्छा लगा आपको उनका। बचपन में सबसे शरारती काम आपने क्या किया? शरारती काम मतलब बचपन में कैसे थे आप? क्या व्यवहार था आपका या कोई शरारत की? लड्डू खाते थे चोरी करके उनके हॉस्टल में। ओके। जीवन का एक मोटो जो आप एक लाइन में बताना चाहें? कैसे वापस बताना? लाइक आपके जीवन का जो भी कोई मोटो हो या एक मूल मंत्र हो जो आप हमेशा से फॉलो करते हैं। मुझे कुछ करना है, मतलब कितनी भी कौन सी परिस्थिति आए मुझे कुछ करना, मतलब मुझे लगा कि यार मेरे को ये करना है कि ये वाला काम करना है, बोले कुछ भी है, इसको पाना है, बोले कुछ भी हो जाए मैं वो पा सकता हूँ। ये आपका मोटो? वो हो जाता है मेरा काम। सर आपकी बिजनेस आपने बढ़ाया, बहुत कम पैसे से आपने शुरुआत की, जैसे आपने बोला कि आप राजपूत थे, आपका फैमिली बिजनेस भी ये नहीं था और 200 रुपए लेकर आप घर से निकले थे, तो क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी? हमने स्टार्ट में काफी कह रहा हूँ ना, वो टाइम कुछ तो स्ट्रैटेजीज होती है, मतलब झाड़ू पोछे भी मारे, स्ट्रगल तो मतलब कभी भी कोई भी आप, आज हम इस मैं मुकाम पे मैं बैठा हूँ तो स्ट्रगल कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी करोगे ना तो आपको जितनी कठिनाई होगी ना, जितनी ठोकरें खाओगे ना, उतने आगे बढ़ोगे आप। आपने अगर ये लगा कि मैं बोलूँ कि सीढ़ियों से ऊपर चलना है तो यहाँ पर कांटे भी होगे, वो भी होगे, तो आप तो भी उसको पार करके ऊपर जाओगे, योर सक्सेस। तो जितनी आप परेशानी कोई भी लिए, आप आज की डेट में जैसे आप पत्रिका तो आप जितने परेशान, मैं कहता हूँ जितना आदमी को दुख देखना चाहिए, जितना आगे जाके दुख देखे, जितनी ठोकरें खाएगा ना उतना आगे बढ़ेगा, मैं तो ये कहता हूँ। तो अब अगर आज की यंग जनरेशन में कोई ज्वेलरी बिजनेस में आना चाहे या ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आपकी क्या टॉप 3 एडवाइसेस रहेंगी? आज की यूथ में मैं तो ये कहता हूँ कि ज्वेलरी का बिजनेस आज की डेट में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, काफ़ी स्कोप है, ऑल वर्ल्ड लेवल पे स्कोप है और उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। गोल्ड का बिजनेस थोड़ा ऐसा है कि उसको टाइम देना है। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे 365 डे अपन को टाइम देता है और आज की जनरेशन में थोड़ा सा ये है कि एक दिन में करोड़पति बनना चाहता है, पेशेंस की कमी, पेशेंस नहीं है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर जिसको पेशेंस रख सकता है तो योर सक्सेस। एंड दूसरी एडवाइस क्या देंगे? एक आपने पेशेंस बोला कि पेशेंस बहुत जरूरी है, दूसरी 3 टॉप 3 एडवाइसेस? एक तो पेशेंस होना जरूरी थी, एक अपन कोई भी बिजनेस कर रहे उसके साथ अगर या फिर तो वो अकेला कर रहा है और यहाँ पर कहीं पर भी सीखने के वहाँ डेडिकेट से करे, ईमानदारी से करे। कहीं पर भी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आज आप खटक में भी करो, जहाँ पर ईमानदारी से जो काम कर लेना तो उसके लिए भी वो जो मालिक होता है उसके लिए हल्का, मतलब वो कितना भी बदमाश होगा, स्टाफ कैसा भी होगा, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो थोड़ी बहुत तो फीलिंग ही आ जाती है। और आज मैंने भी जैन लोगों के साथ ही बिजनेस किया था, झाड़ू पोछे मारे, उनके साथ हमने 1-2 साल काम किया, फिर ही उन्होंने जाके हमने बिजनेस कराया तो हमारा विश्वास जीता, तभी तो हमें गोल्ड का उन लोगों ने बिजनेस कराया था, तभी हम सक्सेस हुए। नहीं तो हम स्टार्ट में जाके हमारा अगर गलत संगति में लग जाते, हम डेडिकेट से काम नहीं करते तो आज की डेट में हम सक्सेस होते ही नहीं।
तो आपकी पूरी जर्नी में सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपने सीखी? मुझे मेरी लाइफ में ये लगा है कि लाइफ में अपन को ये लगता है कि मेरे घर वालों में उनके पास पैसा कोई, मैं कहता हूँ कि अपना काम को, खुद का काम खुद को करना चाहिए और अपना काम डेडिकेट से करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे ये नहीं लगना चाहिए कि यार वो मेरा हुआ तो वो। और मेरे को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो बिजनेस में सपोर्ट दोस्त लोगों का, अच्छे दोस्त आपके पास, मैं कह रहा हूँ 15 नहीं 20 नहीं, आपके पास 2 दोस्त भी हो, डेडिकेट दोस्त हो ना, तो मैं कह रहा हूँ ना पूरे इंडिया पे जो करना चाहता है वो वैसा बिजनेस कर सकता है। सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं बदमाश, तो मेरे को कच वो लड़ाई कर लेते हैं, कोई कहीं कर लेते हैं, तो ऐसा भी जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस में सब टाइप के दोस्त चाहिए। कोई बोलता है कि मैं सिंसियर हूँ, तो सिंसियर बिजनेस भी, सिंसियर मैन भी होना भी जरूरी नहीं आज की डेट में। बदमाश भी होना चाहिए, सिंसियर भी होना, सब गुण होने चाहिए, सर्व गुण संपन्न होने चाहिए। रिस्क टेकिंग भी आपने एक बड़ी क्वालिटी बताई कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क तो आप लेना ही पड़ेगा। रिस्क के, हाँ, ऐसे भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप कल आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने आज आपको बता दिया यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में रिस्क, और कल ही आप बोलो कि मैं कल मैं भी ऐसे एक खोल सकती हूँ। ये पहले आप उसको सीखो, उसके अंदर टाइम दो, 2 साल 3 साल क्या, हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो 100% आप कर सकते हो। आपके पास सबसे बड़ी होती है टीम। आप राजनीतिक इलेक्शन लड़ोगे तो भी आपके पास टीम चाहिए, ज्वेलरी बिजनेस करोगे तो भी आपके पास टीम चाहिए, सोशल मीडिया भी करोगे तो भी आपके पास टीम चाहिए, आप कोई न्यूज़ चैनल खोलोगे तो भी आपके पास टीम होनी चाहिए। अब अगर आपके पास टीम अच्छी हुई ना, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं हरा सकता, माइका लाल नहीं हरा सकता उसको। बिल्कुल। तो टीम वर्क, आपको क्या लगता है आपके बिजनेस में टीम वर्क का कितना क्या रोल रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है। उनके पीछे ही अपन आज, अगर मैं अकेला, मैं कितना ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं एक कस्टमर को टैकल नहीं कर सकता हूँ, 2 को नहीं कर सकता हूँ, 3, सब क्लाइंट अच्छा, स्टाफ अच्छा, उनके साथ रहोगे, उनका भी अच्छा अपन सोचेंगे तो सब सक्सेस। अगर आप मेरे साथ स्टाफ काम कर रहा है, मैं आपके बारे में सोचूंगा ना, तब मैं सक्सेस होऊंगा। मैं मेरा ही फायदा देखूंगा ना, तो यू आर नॉट योर सक्सेसफुल। बेसिकली कस्टमर को भी वो आउटकम मिलना चाहिए जिसके लिए अगर हम, मेरे जो भी जितने भी स्टाफ होते तो वो ऐसे नहीं, मैं कहता हूँ शिव ज्वेलर्स का मैं ऑनर हूँ, सब ऑनर है अपन, नॉट मैं अकेला ऑनर। तो वो इस हिसाब से उनको भी हम अथॉरिटी दी जाती है कि यहाँ सीमित तक आपको ये काम करना, ये करना है, तो उससे मजा भी आता है। तो कस्टमर सर्विस में आप क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक सबसे पहले तो कस्टमर कोई भी आता है तो उसको आराम से बैठा हो, पहले तो आके उसका वेलकम अच्छी तरह से करना चाहिए। वो चाय कॉफ़ी के लिए बोलो उसके लिए, फिर उसके बाद में कौन कौन सी ज्वेलरी, उसके बाद में भी उसको समझ में नहीं आता तो उसको 10 बार पूछो कि कौन सी नहीं आई, इसमें क्या डिज़ाइन होती है, उसको डिज़ाइन बताओ। फिर ही नहीं आती तो उसकी डिज़ाइन बैठा कर कारीगर डिज़ाइनर को बैठा कर फिर उसको सर्टिफाइड करके भेजना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने 4 सेट बता दिए, कस्टमर बोला नहीं, तो कस्टमर खाली चला जाता है, तो फिर और किसी शोरूम पर चला जाएगा। तो कस्टमर को अगर आया तो उसको पूरा टैकल करो। क्या आपको कुछ भी चीज़ लेनी है तो उसको, हाँ अपने पास ये चीज़ नहीं है तो बाहर, नहीं तो जहाँ तक कस्टमर नहीं जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके शोरूम पे कोई आता है और अगर ज्वेलरी परचेज करने के बाद अगर उनको किसी तरह का कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप किस तरह से टैकल करते हैं? किसी कस्टमर को जैसे कंफ्यूजन वगैरह, तो उसको हम बैठा के बोलते कि कोई बोलता है कि साहब मेकिंग चार्ज क्यों है किसकी, तो उसको हम बैठा के बताते कि आपकी मेकिंग ये लगी हुई है, ये 916 का हॉलमार्क का है, ये चीज़ ये रहती है, आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी जाके चेक कर सकते हो। उसको सर्टिफाइड करना पड़ता है। फिर ही नहीं मानता तो पूरा उसको सर्टिफाइड करके एक ही सिम, फिर आप ये 10 शोरूम में आप जाकर ट्राई करके आओ रेट, फिर हमें बताओ, फिर जाके उसको लगता है। एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हमेशा बोला जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है या कोई ना कोई सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है जो उसे बढ़ने में, आपको क्या लगता है आपके सक्सेसफुल? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई महिला का किसी का, मैं तो कह रहा हूँ मेरे दोस्तों का एक सारा क्रेडिट आप दोस्तों मेरे दोस्त लोग, मैंने जो बिजनेस में कह रहा हूँ ना, बेंगलोर गया था, मुंबई गया था, तो दोस्त लोगों का ही सपोर्ट था। अपन गाँव से गए थे, यहाँ से बेंगलोर 2000 किलोमीटर दूर था, वहाँ की लैंग्वेज जैसे कन्नड़ लैंग्वेज चलती थी, तो वहाँ पर हमें कन्नड़ सीखने के लिए वैसे बोलते थे, वंदू एडू मूरू नालगू ऐसे बोलना पड़ता था। तो पहले लैंग्वेज, हाँ कन्नड़ा मेरे को आती, कन्नड़ा बरते निम्गे, मेरे को लैंग्वेज भी आती है, तो वहाँ उस लैंग्वेज को सीखना, मुझे कुछ करना, मतलब वहाँ पर एक ही था मेरा फोकस कि अपन को कुछ सीखना है। नहीं घर पे जाएंगे तो पापा हमको पिटाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो अपन को सीखना। तो बिजनेस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये होता है कि अपन टेंशन में होते हैं। दोस्त लोगों के साथ जितना अपन बातें शेयर करते हैं, अच्छे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ 4 या 2 ही अच्छे दोस्त होना। जैसे जयपुर में भी है, मेरे 2-3 दोस्त अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हर बात शेयर करो, अपन के मन के अंदर कभी बात नहीं, हर बात उसके साथ शेयर करो ना, तो मन हल्का हो जाता है और बिजनेस करने के लिए माइंड होता है।
बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये थी हुकुम सिंह जी की कहानी, जो कि जयपुर के नामी ज्वेलर्स में से एक हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी और जो ज्वेलरी मार्केट को लेके जो मिथ्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं, वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं आपके साथ एक नई पॉडकास्ट में।